महाराष्ट्र का एक ऐसा शहर जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है इस शहर में वनवास के दौरान पांडव कुछ समय के लिए ठहरे थे। इस शहर में उगता है आमों का राजा अल्फांसो। यहाँ के तीज त्योहार है सबसे खास जो पूरे शहर में खुशियों के रंग बिखेर देते हैं। इस शहर में मौजूद है महाराष्ट्र का पहला 3D तारामंडल। प्राचीन और आधुनिक जिंदगी का बेहतरीन नमूना है ये शहर, जहाँ का लिटरेसी रेट है 80% को भी पार कर चुका है। तो कौन सा है ये शहर? हम बात कर रहे हैं मुंबई जैसी शानदार राजधानी के मालिक महाराष्ट्र के एक अनमोल शहर रत्नागिरी की। तो दोस्तों देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं रत्नागिरी की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों रत्नागिरी भारत के दक्षिणी पश्चिम महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में अरब सागर तट पर एक बंदरगाह है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सदियों पुराने इतिहास और अपने मिलनसार लोगों के लिए पहचाना जाता है। रत्नागिरी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी रत्नागिरी शहर में ही मौजूद है, इसीलिए इसे राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और ऐतिहासिक सभी नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। रत्नागिरी आज लोगों की चहल पहल से गुलजार एक शहर है, जहां लगभग 17,95,149 लोगों का बसेरा है और ये आबादी साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। इस बढ़ती आबादी में सबसे ज्यादा तादाद हिंदू धर्म के मानने वालों की है। रत्नागिरी की 83.9% आबादी ऐसी है जो हिंदू धर्म में रंगी है। इसके बाद 9.5% में मुस्लिम, 6.3% में बुद्धिस्ट, 0.1% में ईसाई। इस तरह के कई और धर्मों के लोगों का घर बन चुका है रत्नागिरी। भले ही यहाँ धर्मों की विविधता हो, लेकिन लोगों की एकता भी बेमिसाल है। यहाँ लोग धर्म से ऊपर इंसानियत को रखते हैं, इसीलिए आज यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग और उनके तीर्थ स्थल भी देखने को मिलते हैं। रत्नागिरी वासी जितना संस्कृति, धार्मिकता में आस्था रखते हैं, उतना ही ये मॉडर्न जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर भी बखूबी चलना जानते हैं। तभी तो आज इस शहर में ढेरों ऐसे स्कूल, कॉलेजेस हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनका भविष्य संवार रहे हैं। सरकार और युवाओं की मेहनत का ही नतीजा है कि आज रत्नागिरी का लिटरेसी रेट 82% को भी लांघ चुका है और अब भी शहर तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। रत्नागिरी की अर्थव्यवस्था आज प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स पर निर्भर है, जहां की आज बड़ी आबादी कृषि से अपना घरों का खर्च चलाती है और यहाँ की मुख्य फसलें हैं आम, नारियल और काजू। रत्नागिरी आम की खेती के लिए पूरे भारत भर में फेमस है, क्योंकि यहाँ अल्फांसो आम की खेती होती है, जिसे आमों का राजा भी कहा जाता है। इसीलिए अगर आप भी रत्नागिरी की सैर पर जाएं तो आम की मिठास अपनी ट्रिप में घोलना न भूलें। खेती के अलावा यहाँ इंडस्ट्रीज भी खूब फल फूल रही हैं, लेकिन रत्नागिरी की अर्थव्यवस्था का बोझ कृषि पर ज्यादा टिका है। रत्नागिरी में आज देखने, दिखाने और जानने लायक कई चीजें हैं, लेकिन अगर इसका सदियों पुराना इतिहास ना जाना तो जानकारी अधूरी रह सकती है। बीजापुर सल्तनत के दौर में ये एक प्रशासनिक राजधानी होता था। बहमनी काल के दौरान यहाँ रत्न दुर्ग किला का निर्माण किया गया था और बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1670 में इसे पुनर्निर्मित कराया। 1731 में रत्नागिरी सतारा साम्राज्य के कंट्रोल में आ गया, जिसने मराठा साम्राज्य में इसके एकीकरण की नींव रखी। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद 1818 में अंग्रेजों ने रत्नागिरी को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। इस तरह एक के बाद एक साम्राज्य, हुकूमत बदलती गई, लेकिन आज रत्नागिरी हर बंदिश से आजाद सुकून की सांस ले रहा है। रत्नागिरी को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है और बताया जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय रत्नागिरी में बिताया था, इसीलिए इस शहर की जड़ें काफी मजबूत, पुरानी और ऐतिहासिक मानी जाती है। रत्नागिरी आज सिर्फ धार्मिक नजरिए से ही खास नहीं है, बल्कि ये कई महान लोगों की जन्मभूमि भी रहा। जैसे रत्नागिरी में ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने जन्म लिया। इनके अलावा ये शहर बर्मा के राजा थिबो के लिए निर्वासन स्थान भी था। जब ब्रिटिश साम्राज्य ने उनके देश पर कब्जा जमा लिया, तब वो अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए रत्नागिरी में ही आए और फिर ये शहर उन्हें इतना पसंद आया कि वो यहीं रहने लगे और आज उनकी याद दिलाता थिबो पैलेस यहाँ की शान बनकर खड़ा है। रत्नागिरी का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी काफी अहम रोल रहा। विनायक दामोदर सावरकर को रत्नागिरी की जेल में ही कैद करके रखा गया था। इस तरह रत्नागिरी ने लोगों को बनते बिगड़ते देखा और जंजीरों में बंधे भारत का गवाह रहा। रत्नागिरी का अतीत जितना दिलचस्प है, इसका वर्तमान भी उतना ही खास है, जहां आपको खुशमिजाज लोगों की हंसी ठिठोली, अपनेपन वाली भावना और उनके हाथ का बना लजीज स्वादिष्ट खाना देखने और चखने को मिलेगा। रत्नागिरी में खाने की डिशेज इतनी है कि आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन डिशेज की लिस्ट खत्म नहीं होगी। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो फिर आपको ये शहर बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ का सी फूड सबसे खास है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं मछली करी से, जो कि रत्नागिरी का पसंदीदा पकवान है। इसे पॉम्फ्रेट, सुरमई या बंगड़ा जैसी लोकल फिशेस को पकड़कर बनाया जाता है। इसके अलावा आप झींगा मसाला भी खा सकते हैं। ताजे फ्रेश झींगों को मसालों, नारियल और इमली के टेस्टी कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, जिससे ये और ज्यादा जायकेदार हो जाता है। कोम्बडी वड़े अगर न चखा तो कुछ नहीं चखा। ये मसालेदार चिकन करी से बनी एक डिश है जिसे वड़े के साथ परोसा जाता है, लेकिन
बॉस, वेजिटेरियंस को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि शाकाहारी व्यंजन भी यहाँ भरपूर है, जैसे सब्जी करी, आमटी, अचार और चटनी। खाने के बाद अगर कुछ मीठा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अल्फांसो आम का आमरस, मैंगो मिल्क शेक और खट्टा तीखा आम का अचार। रत्नागिरी में त्योहार चाहे हिंदुओं का हो या मुस्लिम्स का, सभी लोग मिलजुल कर इन्हें खुशियों से मनाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुशियाँ लाता है नारली पूर्णिमा त्योहार। ये फेस्टिवल महाराष्ट्र से मानसून को विदा करता है और मछुआरे समंदर में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए समुद्र में नारियल चढ़ाते हैं। इस दिन समुद्र के पास लोगों की भीड़ लगी रहती है। इसी तरह हरतालिका भी रत्नागिरी से लेकर पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार खास तौर से कुंवारी लड़कियों के लिए होता है, जो एक बेहतरीन हमसफर की तलाश में प्रार्थना करती है और व्रत रखकर भगवान को खुश करती है। गणेश चतुर्थी की रौनक भी पूरे शहर को जगमग कर देती है। इसी तरह ऋषि पंचमी, होली और गौरी पूजन हो और तो और ईद, क्रिसमस जैसे अनेक त्योहार भी मनाए जाते हैं। रत्नागिरी आज महाराष्ट्र का पहला ऐसा शहर है जहां 3D तारांगण है, जबकि नेशनल लेवल पर ये 5वां एक्टिव 3D तारामंडल है। इसका उद्घाटन साल 2022 में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया, जिसमें टोटल खर्च 11.58 करोड़ रुपयों का हुआ। इसमें आपको अंतरिक्ष से जुड़ी काफी जानकारी जानने का मौका मिलता है और इस तारामंडल में एंटर करते वक्त लगता ही नहीं कि आप धरती पर हैं, बल्कि अंतरिक्ष में सितारों की दुनिया का एहसास होता है। लेकिन अगर अंतरिक्ष से दूर समंदर की गहराई के राज जानने हैं, तो फिर हाजिर है मरीन बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन, जिसकी महाराष्ट्र सरकार ने 1958 में स्थापना की। ये 3 मंजिला इमारत है, जिसमें मछली घर, संग्रहालय जैसी अनेकों आकर्षक चीजें हैं और समंदर से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी इस रिसर्च स्टेशन में मौजूद है। रत्नागिरी में खाने से लेकर शॉपिंग तक की कोई टेंशन नहीं। अगर शॉपिंग करनी है तो आप अजल प्लाजा मॉल, अपना बाजार, केलका डिपार्टमेंटल स्टोर्स जैसी कई जगहों से खरीदारी कर अपने साथ रत्नागिरी की यादों को समेट कर ले जा सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ मिस है। जी हाँ, अब जरा रत्नागिरी के खूबसूरत दिल नशीन टूरिस्ट प्लेसेस की भी सैर कर लेते हैं, जिनमें पहली डेस्टिनेशन है श्री गणपति पुले मंदिर। लगभग 400 साल पुराना ये गणेश मंदिर सफेद रेत से बना है और कहा जाता है कि यहाँ मौजूद गणेश भगवान की प्रतिमा खुद गणेश जी ने ही बनाई थी, जिसे करीब 1600 साल पहले खोजा गया। मंदिर देखने में बड़ा ही मनमोहक है। बाहर समंदर का किनारा मंदिर के दृश्य को और ज्यादा खूबसूरत बना देता है, लेकिन जयगढ़ किले का नजारा होश उड़ा देता है, क्योंकि ये एक ऊंची चट्टानों पर बना है जहाँ से अरब सागर दिखाई देता है। किले का अस्तित्व काफी पुराना है और ये एक प्राचीन दुनिया से रूबरू कराते हैं। और अगर आप एडवेंचर की शौकीन है तो आप इस ऊंचाई पर बने किले पर जरूर जाएं और आसपास फैली खूबसूरती, समंदर का नजारा और खुले आसमान का दीदार कर अपनी ट्रिप को फुल्ली पैसा वसूल बनाएं। वैसे देखना तो आपको रत्नदुर्ग किला भी चाहिए। 3 तरफ से अरब सागर से घिरा ये किला एक शानदार नजारा पेश करता है। ये किला कभी मराठा साम्राज्य का अड्डा हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ वीरानगी का बसेरा है। रत्नदुर्ग किले से समंदर में डूबते सूरज का नजारा और चट्टानों से टकराती लहरों की मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज जब कानों में घुलती है तो दिल यहीं रुक जाने को कहता है। किले में एक लाइट हाउस भी है जो काफी अट्रैक्टिव है। वीरानगी से दूर कुछ मौज मस्ती करना चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्ट प्लेस है मांडवी बीच, जिसे आप रत्नागिरी शहर का सबसे भीड़ भाड़ वाला बीच भी मान सकते हैं और सबसे खूबसूरत भी। इसके दक्षिण में अरब सागर है, इसीलिए व्यू और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। इस बीच की रेत भी काली है, जो बीच को काफी यूनिक बनाती है। काली रेत की वजह से इसे काला सागर के रूप में भी जाना जाता है। लोगों की भीड़ से रोशन इस बीच के आसपास खाने पीने की चीजें भी बिकती है, इसीलिए पेट और मन दोनों शांत रहने वाले हैं। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आपको वेलनेश्वर एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इस गांव में भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर बना है जहां कण कण में शिव बसते हैं। ये एक गांव है जो रत्नागिरी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके पास एक समुद्र तट भी है और एक समुद्र तट नारियल के बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों से घिरा है, इसीलिए यहाँ आप 2 की जगह 4 घंटे बिताना पसंद करेंगे। अगर आप भी रत्नागिरी की खूबसूरती देखकर मन न भरे तो आप भटैया बीच जा सकते हैं। पर्वतमालाओं और समुद्र तट का खूबसूरत नजारा पेश करने वाला ये बीच नीला पानी, चांदी जैसी सफेद रेत और वाटर एक्टिविटीज के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक का नजारा बहुत हसीन होता है और अगर आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो मजा दुगना होने वाला है। इसके अलावा आप आरे बीच, तिलकली संग्रहालय, श्रीदेवी भगवती मंदिर जैसे अनेकों जगह को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपका भी इन जगहों के बारे में सुनकर यहाँ घूमने का मन कर रहा है तो चलिए आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी सिस्टम बता देते हैं। रत्नागिरी राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों के जरिए राज्य और देश के कई हिस्सों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, इसीलिए आप NH66, NH166 और तटीय राजमार्ग के जरिए यहाँ गाड़ी या बस से आ जा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे की बात करें तो ये शहर मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून जैसे दूसरे शहरों से अच्छी तरह जुड़ा है। आप हवाई जहाज से भी यहाँ आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।
वैसे क्या आप गए हैं रत्नागिरी? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।